हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 5 जनवरी और शुरू करते हैं प्लीज स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ ओथ को लेकर है। आपको पता है अगर राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं तो वो ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं वो भी ओथ लेते हैं। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप जब अज्यूम करते हैं तो सबसे पहले आपको उस पोस्ट की एक ओथ लेनी होती है और ओथ लेना नेसेसरी है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि केरला के जो मिनिस्टर थे साजी चेरियन, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ टिप्पणी करी थी, नेगेटिव टिप्पणी करी थी। मिनिस्ट्री के पोस्ट से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जब मैटर ठंडा हुआ उसके बाद जो केरला के सीएम है उन्होंने फिर से गवर्नर को रिकमेंड किया ताकि साजिद चेरियन को फिर से मिनिस्टर की पोस्ट दे दी जाए। तो केरला के जो गवर्नर है वो ओथ दिलाने से पहले कुछ लीगल इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते थे। तो यहीं से पूरा विवाद खड़ा हुआ। क्या कोई गवर्नर किसी मिनिस्टर के ओथ को रोक सकता है क्या? क्योंकि वो मिनिस्टर तभी बन सकता है जब वो ओथ लेगा। अगर गवर्नर ओथ ही नहीं दिलाएगा तो वो मिनिस्टर बन नहीं पाएगा। तो एक टाइप का डिस्क्रिशनरी पावर चला जाएगा गवर्नर के हाथ में। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं गवर्नर्स में उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा था कि गवर्नर जो है किसी को ओथ दिलाने से मना कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है कि जब कोई असेंबली हंग असेंबली होती है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के पास में कोई मेजोरिटी नहीं होती है, तब गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देना चाहते हैं। जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो तो अवेलेबल है, वो लिखा हुआ भी है, बट यहाँ पर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि क्या गवर्नर किसी मिनिस्टर को ओथ दिलाने से रोक सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 164 सेक्शन 3 में साफ मेंशन है कि गवर्नर की ड्यूटी है कि वो जो भी मिनिस्टर बनता है उसे ओथ दिलाएं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में ओथ प्रिस्क्राइब कर रखा है मिनिस्टर्स के लिए, जजेस के लिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है उन सबके लिए एक ओथ प्रिस्क्राइब कर रखी है। उसके बाद ही वो व्यक्ति पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्ट पर फंक्शन कर सकता है। तो ओथ इज नेसेसरी। पर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ये है, क्या गवर्नर रिफ्यूज कर सकते हैं टू एडमिनिस्टर द ओथ? तो ऐसा जो वाक्य हुआ था पहली बार ये 1978 में हुआ था, जब जब तमिलनाडु के एमएलए वसंत पाई, जब ये एमएलए इलेक्ट हो गए तो इस पर आर्टिकल 188 इन्हें या तो गवर्नर उस ओथ को एडमिनिस्टर करा था या फिर गवर्नर के बिहाफ में जो गवर्नर जिसे अपॉइंट करते हैं वो इनको ओथ को एडमिनिस्टर करा था। बट गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज नहीं किया, एक्चुअली उन्होंने कोई कॉल लिया ही नहीं, डिसीजन ही नहीं लिया। तो ये मान लिया गया कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इनको ओथ दिलाने से। तो इसके बाद ये जो वसंत पाई हैं उन्होंने क्या किया कि जो फॉर्म प्रिस्क्राइब था शेड्यूल 3 में जो ओथ प्रिस्क्राइब होती है मिनिस्टर और जजेस के लिए, उन्होंने उस फॉर्म को साइन किया और गवर्नर के पास में बाय टेलीग्राम भेज दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक रिट पिटीशन भी डायल करी मद्रास हाईकोर्ट के सामने। उनमें यह बताया, इस याचिका में यह दलील दी गई कि जो गवर्नर है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी भी मिनिस्टर को ओथ दिलाना, वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी इसको डिक्लेरेशन दे दिया कि कोई भी गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को ओथ लेने से नहीं रोक सकता, उसे ओथ दिलाना जरूरी है। और यह ओथ गवर्नर के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो गवर्नर को फुलफिल करना ही होगा। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल अगर ओथ को लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछते तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें गवर्नर की तो आर्टिकल 154 में मेंशन है कि गवर्नर क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होंगे। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे, डिसीजन होंगे, वो उन्हीं के नाम पे होंगे। आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि जो गवर्नर होगा वो हमेशा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही फंक्शन करेंगे। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी क्लियर किया है कि जो सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस होती है वो गवर्नर के ऊपर बाध्यकारी है। गवर्नर उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। डिस्क्रिशनरी पावर होगी तब गवर्नर अपने माइंड के हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। बट जहां डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है वहां पे उन्हें सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात सुननी होगी। आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 3 आर्टिकल है जो गवर्नर से रिलेटेड है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर है। क्यों न्यूज में, दरअसल यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। उस रिजोल्यूशन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यह बोला गया है कि आप जो इसराइल ने जो ऑक्यूपेशन कर रखा है पैलेस्टीन लैंड का, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंस के बारे में ओपिनियन दीजिए। बट इंडिया ने इस वोटिंग से अब्सटेंड किया अपने आप को। और जब भी इसराइल का मैटर होता है तो इंडिया जनरली अब्सटेंड कर लेता है क्योंकि वो उसने न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ इसराइल और फिलिस्तीन के मैटर में। अब इसराइल के ऑक्यूपेशन से प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये माना जा रहा है कि जो इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है उससे जो पैलेस्टाइनियन लैंड है वहां का जो डेमोग्राफिक चेंज होता जा रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहा है। और जो होली सिटी ऑफ जेरूसलम की जो काफी कंटेस्टेड है उसको भी ये इसके भी स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है इसराइल पर। और ये यूएनएससी के रिजोल्यूशन के भी अगेंस्ट है क्योंकि यूएनएससी का रिजोल्यूशन 1967 का जिसमें इसराइल को विड्रॉ करना था जो टेरिटरी उसने सीज करी है पैलेस्टाइनियन लैंड की। पर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आईसीजे दोनों इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कोई मीडिएट करेगा या फिर वो एक ऐसा वर्डिक्ट देगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है
कि इसकी जो रूलिंग्स होती हैं, वो तो बाइंडिंग होती हैं, बट आईसीजे के पास में कोई पावर है ही नहीं कि वो उस डिसीजन को, उस वर्डिक्ट को वो इम्प्लीमेंट करा सके। तो यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना होगा कि जो आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन होता है, वो बाइंडिंग होता है, बट वो जो आईसीजे होती है, वो उस अपने डिसीजन को इन्फोर्स नहीं करा सकती है अनलेस अंटिल कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो उसको इम्प्लीमेंट करा दे। बट यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी वीटो पावर होती है मेंबर्स के पास में। तो मान लो अगर बाकी मेंबर्स चाह ले कि नहीं, इजराइल के अगेंस्ट एक्शन होगा, बट अमेरिका मना कर देगा, अमेरिका अपना वीटो यूज करेगा। तो इसीलिए आईसीजे की जो रूलिंग्स हैं वो दरअसल इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। पुलिस के पर्सपेक्टिव से हमें आईसीजे और आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच में डिफरेंस जानना है। तो इन दोनों का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? आईसीजे का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1946 में, यूनाइटेड नेशन के बाद में, और ये 2002 में बना था आईसीसी। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो ऑफिशियल कोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट है, उसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई रेफरल आ सकता है, बट किसी भी प्रकार से यूनाइटेड नेशन से ऑफिशियली लिंक नहीं है। यहाँ पे लोकेशन को हमें देखना होगा कि दोनों के लोकेशन सेम है, द हेग, नीदरलैंड में। अब इनके केसेस किस टाइप के होते हैं? तो इनके जो केसेस होते हैं वो एडवाइजरी ओपिनियन हो गया, या फिर दो पार्टी के बीच में कोई कंटेस्टेड इशू है तो उसको रिजोल्व करना। और आईसीसी का नाम से पता चलता है कि क्रिमिनल कोर्ट है, तो ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को। जैसे लीबिया के जो शासक थे गद्दाफी, उन पे इस कोर्ट में ट्रायल चले थे। तो ये जो भी तानाशाह होते हैं, जो अपनी प्रजा पर किसी भी प्रकार का वायलेंस करते हैं, तो उन्हें इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल किया जाता है उनको, ताकि उन्हें सजा सुनाई जा सके। इनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है आईसीजे का? सॉवरेंटी, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन एंड मोर। बाकी इस क्रिमिनल कोर्ट में स्पेसिफिक है क्रिमिनल केसेस, मतलब कि जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन। अगर हम आईसीजे की फंडिंग देखें तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा फंडेड होता है। और ये जो है आईसीसी, ये रोम स्टेच्यू के द्वारा बना था। तो रोम स्टेच्यू में जो पार्टीज होंगे, जिन जिन कंट्रीज ने रोम स्टेच्यू को एसेंट दिया था, वो इसको फंड करती हैं। और यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी आता है यूनाइटेड नेशन से। उसके बाद कोई गवर्नमेंट या इंडिविजुअल या कोई कॉर्पोरेट अगर देना चाहे फंडिंग तो दे सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यूपीएससी पूछ सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज सम्मेद शिखर जी टेम्पल को लेकर है। अभी न्यूज में क्यों है? आपको पता है कि लगातार जैन कम्युनिटी द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है दिल्ली में, मुंबई में। वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सम्मेद शिखर जी जो टेम्पल है झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, उसको जो झारखंड सरकार है वो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करना चाहती है। और जैन कम्युनिटी का यह मानना है कि ये जो सम्मेद शिखर जी टेम्पल है, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस जैन कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करोगे तो यहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ आएगी, जो इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस को कम कर देगी। आप ऐसे जो कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी तो उसका जो रिलीजियस प्योरिटी है वो कम होने लगेगी, उसको नुकसान होगा, जो रिलीजियस सैंक्टिटी है उस पर्टिकुलर प्लेस को लेकर। तो जो जैन कम्युनिटी है, उनके लोगों के रिलीजियस फीलिंग्स है वो आहत होंगी। तो अगर हम पुलिस के पर्सपेक्टिव देखें तो जो सम्मेद शिखर जी हैं, वो झारखंड के पारसनाथ हिल पर सिचुएटेड है। अब सम्मेद शिखर जी टेम्पल क्या है कि ये माना जाता है जो 24 तीर्थंकर होते हैं जैन कम्युनिटी के, उसमें से जो 20 तीर्थंकर हैं, उन्होंने सम्मेद शिखर जी में ही सेलिब्रेशन लिया था, मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो ये रिलीजियसली जैन कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के पारसनाथ हिल पर सिचुएटेड है। और ये जैन कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा पिलग्रिमेज माना जाता है सम्मेद शिखर जी टेम्पल। और ये दिगंबरा और श्वेतांबरा जो जैन के सेक्ट्स होते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। अगर हम पारसनाथ हिल की बात करें तो झारखंड का ये हाईएस्ट माउंटेन है, पारसनाथ हिल। अब इसका नाम पारसनाथ क्यों पड़ा इस हिल का नाम? क्योंकि जो जैन के जो 23rd तीर्थंकर थे, वो पारसनाथ, उनका नाम पारसनाथ था, तो इसीलिए इस हिल का नाम पारसनाथ है। अब झारखंड ने क्या किया था कि जो पारसनाथ हिल है उसे ही टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया, और साथ साथ इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया। बट जैन कम्युनिटी का यह आरोप है कि आप लोगों ने ऐसा करने से पहले हमसे किसी प्रकार का कंसल्टेशन किया ही नहीं। और चूंकि ये प्लेस जो है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस का बहुत ज्यादा है, तो इसको टूरिस्ट स्पॉट का डिक्लेरेशन मत दीजिए, जिससे हमारी रिलीजियस फीलिंग आहत होगी। और कमर्शियल एक्टिविटीज आने के साथ क्या होता है ना कि सपोज कर आपका मंदिर है, अब मान लो कोई चिकन या मीट की दुकान आ गई, अब जैन कम्युनिटी चिकन मीट इन सबसे बहुत ज्यादा अगेंस्ट है और वो इनको सपोर्ट नहीं करते, तो वहां पे ऐसी चीजें आना तो ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों की जो फीलिंग्स होंगी वो हर्ट होंगी। तो इसलिए जो सम्मेद शिखर जी टेम्पल है, ये न्यूज में है लगातार, तो यूपीएससी प्रीलिम्स पर इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज इंडियन राइनोस को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल आसाम के सीएम ने यह बयान दिया है कि 2022 में किसी भी इंडियन राइनोस का पोचिंग नहीं हुआ है, जो कि एक टाइप का एक अचीवमेंट है। क्योंकि हमें हमारे जो राइनोस हैं, उनके लगातार पोचिंग देखने को मिल रहे थे कुछ सालों से। इससे हो क्या रहा था कि इनका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वो उसको पे खतरा आ रहा था।
तो इंडियन राइनोस के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स पर इंडियन राइनोस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इंडियन राइनोस को ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस भी बोला जाता है, और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नेटिव स्पीसी है। मतलब जो हमारा जो इंडियन राइनोस है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस। इसमें जो सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है उसकी साइज कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इनमें ग्रे ब्राउन हाइट की स्किन फोर्स होती है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आयुष्मान स्टेटस क्या है इनका, वल्नरेबल। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आसाम के ब्रह्मपुत्र वैली में पाए जाते हैं, और नॉर्थ बंगाल के पार्ट्स में, और कुछ साउदर्न नेपाल के पार्ट्स में भी ये पाए जाते हैं। तो यूपीएससी आपसे ये पूछ सकती है, क्या जो इंडियन राइनोस है क्या सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास पाए जाते हैं। तो हमें इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्थ बंगाल के पार्ट में पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये सदर्न नेपाल में भी पाए जाते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार इनकी पॉपुलेशन फिलहाल में 3700 है इंडियन राइनोस की, जो अधिकतर रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, और कुछ ओरांग, पबितारा और मानस पार्क में पाए जाते हैं। अब इनकी पोचिंग होती क्यों है, देखिए हर कल्चर में इनका सिग्निफिकेंस है। अगर चाइनीज ट्रेडिशन की बात करें तो ये इनके जो होर्न को ऐसे मेडिसिन के रूप में लेते हैं, जो कई एलिमेंट्स को क्योर करने में काम आती है, हैंगओवर, कैंसर में। और वियतनाम कल्चर में होर्न का एक स्टेटस सिंबल होता है, इसलिए इसकी पोचिंग होती है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कई स्टेप लिए, खासकर असम गवर्नमेंट ने स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स बनाई थी, ताकि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो राइनोस की पोचिंग है उसको रोका जा सके। साथ ही साथ एक इनिशिएटिव ये भी लिया था कि उन्होंने 2500 राइनो के होर्न्स तो उन्हें जला दिया था काजीरंगा नेशनल पार्क, ताकि ये मैसेज दिया जा सके पोचर्स को, स्मगलर्स को, कि इसके होर्न्स में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि आप इसको पोचिंग करो, उसको बेचो। इसमें कोई सी प्रूवन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या फिर कोई ऐसा मेडिसिनल, अभी तक ये पता नहीं चला है कि इसके होर्न्स में ऐसे कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके पोचिंग से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इनमें से जो लिबर्टी जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है वो किस टाइप की लिबर्टी की बात करता है, ये लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करता है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की बात करता है, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप की भी बात करता है। बट इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कहीं नहीं मेंशन है हमारे प्रीएम्बल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था नॉट इम्पोर्टेंट, तो आंसर क्या होगा इसका, बी, इकोनॉमिक लिबर्टी, जो कि लिबर्टी के एक्सप्रेशन में नहीं है प्रीएम्बल में। जस्टिस में क्या क्या रखा था, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इसके साथ इक्वालिटी भी रखी गई थी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमें हमेशा रिफरेंस के पर्सपेक्टिव से जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो हमेशा पढ़ना चाहिए, खासकर प्रीएम्बल है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए हमें इसके टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।